चलिए शुरू किया जाए आज का क्लास। पिछले दिन तक हम लोग जो मेनली पढ़े थे इस चैप्टर में वो क्या पढ़े थे? हाइगेन्स प्रिंसिपल। हाइगेन्स प्रिंसिपल का जो पहला पॉइंट था वो पहला पॉइंट था किसका? वेव फ्रंट का। मैंने क्या बोला था कि एक ही फेज में वाइब्रेट कर रहे सारे पार्टिकल्स का जो लोकस होता है उसी लोकस को हम लोग क्या कहते हैं? वेव फ्रंट। और आपको यह भी बताया था कि फॉर अ पार्टिकुलर मीडियम, किसी दिए गए मीडियम में, फॉर अ गिवन मीडियम, किसी दिए गए मीडियम में जो है तो किसी दिए गए मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट वेव होगा, स्पीड ऑफ लाइट वेव होगा, ये लाइट वेव कैसा रहेगा? ये कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। जब मीडियम बदल जाएगी तो स्पीड क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां पर दूसरा बात आपको क्या बताया गया था? इफ द मीडियम चेंज, मीडियम अगर चेंज होगा तो स्पीड भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताया था? दूसरा बात इसमें क्या बताया था कि ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट, कि वेव फ्रंट पर का हर एक पॉइंट जो है वो कैसा बिहेव करने लगता है? बिहेव्स लाइक न्यू सोर्स। क्या बिहेव करने लगता है? न्यू सोर्स के जैसे में। किताब इसको क्या कहती है कि ये चीज जो है ये क्या है? सेकेंडरी डिस्टरबेंस है। क्या चीज है? सेकेंडरी डिस्टरबेंस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये नया सोर्स भी क्या करेगा? अपना अपना वेव फ्रंट बनाएगा, ठीक ना? नया सोर्स भी क्या करेगा? अपना अपना वेव फ्रंट बनाएगा। दिस न्यू सोर्स, ये जो न्यू सोर्स है क्या करेगा? फॉर्म्स इट्स वेव फ्रंट। और इसी वेव फ्रंट का जो नाम हम लोगों ने दिया था, इसका नाम क्या दिया था? सेकेंडरी वेवलेट्स। इसका नाम क्या दिया था? सेकेंडरी वेवलेट्स। आपको क्या बोला गया था कि ये अगर एक सोर्स है, इस सोर्स ने अपना एक वेव फ्रंट बनाया, इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट अपने आप में एक नए सोर्स के जैसा बिहेव किया। ये नया सोर्स अपना भी वेव फ्रंट बनाएगा। इस नए वेव फ्रंट को सेकेंडरी वेवलेट्स बोलेंगे। और इस नए वेव फ्रंट को जब हम लोग टेंजेंशियली मिला देंगे तो एक अगला स्फीयर मिलेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी वेव फ्रंट बोलेंगे। इतनी बातें आपको पिछले दिन तक समझा दी गई थी। आज का जो बात है और आखिरी बात जो कल हम लोगों ने किया था वो किया था क्या? द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट रे। जो आपका लाइट रे का प्रोपोगेशन का डायरेक्शन होता है इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कैसा? वेव फ्रंट का। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है आज का। और ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि एक मीडियम में लाइट वेव का स्पीड क्या होगा? सेम होगा। अगर मीडियम बदलेगी तो लाइट की स्पीड भी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। अगर इतना बात हाइगेन्स प्रिंसिपल का आपको याद हो तो आज हम लोग बात करने वाले हैं किस चीज का? आज हम लोग बात करने वाले हैं क्या? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किसका यूज करके? तो बाय हाइगेन्स प्रिंसिपल। कि हाइगेन्स प्रिंसिपल का यूज करके जो है तो हम लोग यूज करने वाले हैं किस चीज का? हाइगेन्स प्रिंसिपल का यूज करके देखने वाले हैं किस चीज को? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को। आपको याद होगा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो लॉज है, जिसमें पहला लॉज है ये आपका, जिसमें पहला लॉज है ये आपका कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है, एंगल ऑफ जो आपका इंसिडेंस होता है ये इक्वल टू किसके बराबर में होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर में होता है। और जो आपका दूसरा लॉज है, ये दूसरा लॉ क्या कहता है
कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल जो है ये सारे के सारे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, ये सारे के सारे किस में लाइज करते हैं, सेम प्लेन में लाइज करते हैं। इसी चीज को आज हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आपने देखा होगा कि ये अगर कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, सपोज करो कि मिरर ही है, तो जो लाइट आएगी उसे क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलेंगे। जिस पॉइंट पर आएगी इसे हम लोग क्या बोलते थे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलते थे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से एक इमेजिनरी लाइन खींचते थे जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता था, जिसे हम लोग क्या बोलते थे, नॉर्मल बोलते थे। और सरफेस से टकराने के बाद जो लाइट रे वापस जाती थी, इसी लाइट रे को हम लोग क्या बोलते थे, रिफ्लेक्टेड रे बोलते थे। इसे क्या हम लोग बोलते थे, इसे क्या बोलते थे, रिफ्लेक्टेड रे। ये सारी की सारी चीजें रे ऑप्टिक्स में पड़ी हुई है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता था। बात समझ में आ रही है कि नहीं? आज हम लोगों को हाइगेंस प्रिंसिपल का यूज करके इस दोनों लॉज को प्रूफ करना है। पहला लॉ कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर में होता है, और दूसरा लॉ कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों का तीनों किसमें लाई करेगा, सेम प्लेन में। आपको बस यही बात याद रखना है क्या, कि आप जानते हैं कि जो आपका स्पीड होता है ये क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। मीडियम सेम रहेगा तो स्पीड क्या रहेगा, सेम रहेगा। और जो आपका वेव फ्रंट होगा वो लाइट रेज के प्रोपोगेशन के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। इतना बात आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, क्योंकि यही क्या है, हाइगेंस प्रिंसिपल है। अब इस हाइगेंस प्रिंसिपल का यूज करके हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का। तो प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का बात करना है, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का बात करना है किसके द्वारा, तो बाय भाई किसके द्वारा, हाइगेंस प्रिंसिपल के द्वारा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, किसके द्वारा, हाइगेंस प्रिंसिपल के द्वारा। जब भी हमको रिफ्लेक्शन प्रूफ करना है तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे कि अपने पास एक कोई सा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये चीज जो है आपका, ये क्या चीज है आपका, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। आप माने तो ये मिरर है, नहीं तो कोई सा भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आप इसको मान सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर कहीं बहुत दूर से एक इंसिडेंट रे, कहीं बहुत दूर से एक इंसिडेंट रे कुछ इस तरीके से आती है, और एक और इंसिडेंट रे मैं मान लेता हूं जो भी कुछ इस तरीके से इस इंसिडेंट रे पर आती है, और ये जाएगी कहां पर भाई, तो ये यहां से सीधे कुछ इस तरीके से इस सरफेस पर आकर के इधर मिल जाएगी। इतने बातों में मेरे ख्याल से आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या दो लाइट रे है, दोनों ये पैरेलल रेज है, और ये पैरेलल रेज जो है तो ये कहां से, तो किसी सोर्स से आ रहा है, और किसी सोर्स से आने के बाद ये एक सरफेस पर क्या हो गया, तो ये एक सरफेस पर यहां से क्या किया, फॉल किया है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यहां के लिए ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और यहां के लिए ये पॉइंट क्या, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तुमको अगर कोई आदमी कहे मेरे भाई कि इस इंसिडेंट रे पर मुझे एक वेव फ्रंट बना करके दो, ऐसा बना करके दो, वेव फ्रंट बना करके दो, तो वेव फ्रंट के बारे में तुमने क्या पढ़ा है कि वेव फ्रंट हमेशा ही लाइट रेज के परपेंडिकुलर होगा। ये एक प्लेन होता है, अगर इनफाइनाइट रेज आ रही है तो इसके कारण अगर हम वेव फ्रंट बनाना चाहें तो ये वेव फ्रंट बनेगा कुछ इस तरीके से,
इस रेज के भी परपेंडिकुलर और यहां पर भी ये रेज के कैसा परपेंडिकुलर। ये है कि आपका वेव फ्रंट जो लाइट रेज के कैसे है परपेंडिकुलर है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसका नाम हम लोग रख लेंगे थोड़ा देर के लिए, क्या इसका नाम रख लेंगे ए और इसका नाम रख लेंगे क्या बी। ए बी इंसिडेंट रे पर बना वेव फ्रंट है, इसीलिए इसका नाम हम लोग इंसिडेंट वेव फ्रंट भी रखेंगे कि जो आपका ए बी है ये क्या है वेव फ्रंट ऑन किस पर इंसिडेंट रे पर, वेव फ्रंट ऑन इंसिडेंट रे। इसीलिए इस ए बी का जो नाम हम लोग रखेंगे, इस ए बी का नाम क्या रखेंगे, इस ए बी का नाम क्या रखेंगे, इसका नाम रखेंगे क्या इंसिडेंट वेव फ्रंट। कोई दिक्कत है क्या आपको इसमें? इतना बात में कोई दिक्कत है क्या? हाइगेंस प्रिंसिपल क्या कहा कि एक ऐसा वेव फ्रंट है जो कि इंसिडेंट रे पर परपेंडिकुलर है। देखना ये जो सरफेस है तुम्हारा, ये बोर्ड एक प्लेन है, ये जो सरफेस है ये बोर्ड के परपेंडिकुलर है ऐसे, ठीक ना। इंसिडेंट रे बोर्ड के प्लेन में आया है और ये जो वेव फ्रंट है ये भी बोर्ड के प्लेन के कैसा है परपेंडिकुलर है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इस इंसिडेंट प्लेन को अगर देखेंगे तो ये इस तरीके से ये प्लेन है वेव फ्रंट का, देखो कि ये बोर्ड के कैसा है परपेंडिकुलर प्लेन। बात समझ में आ रही है कि? इसके बाद इस लाइट रेज का क्या होगा, इसके बाद इस लाइट रेज का क्या होगा, इस चीज को जरा सा अगर हम देखना चाहें कि इसके बाद इस लाइट रेज का क्या होगा, तो जरा सा आप देखिए कि यहां पर लाइट टकराने के बाद, ये लाइट यहां पर टकराने के बाद कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगी, है ना। और ये लाइट रे जो है सो यहां से टकराने के बाद ये भी कुछ इस तरीके से क्या करेगी, इस तरीके से क्या करेगी, कुछ रिफ्लेक्ट करेगी। ये भी लाइट रे यहां से इस तरीके से कुछ क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। ये दोनों क्या हो गया रिफ्लेक्टेड रे। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? अब देखो कि मैं चाहता हूं क्या कि इस पॉइंट पर भी एक वेव फ्रंट बने। तो इस पॉइंट पर अगर हम लोग वेव फ्रंट बनाना चाहेंगे तो ये वेव फ्रंट के लिए हमारे पास एक ही रूल है कि वेव फ्रंट ऐसा बनाइए जो लाइट रेज के कैसा हो परपेंडिकुलर हो। रिफ्लेक्टेड रे पर बना हुआ वेव फ्रंट है ये, इसका नाम हम लोग थोड़ा देर के लिए क्या रख लेते हैं सी और इसका नाम क्या रख लेते हैं डी। इस सी डी के बारे में तुम देख लो क्या कि ये जो सी डी है ये है क्या, तो ये है क्या वेव फ्रंट है किस पर, तो ऑन रिफ्लेक्टेड रे पर, और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे पर है। इसीलिए इस सीडी का जो नाम हम लोग रखेंगे, इस सीडी का नाम हम लोग क्या रखेंगे रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। क्या नाम रखेंगे रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। कोई दिक्कत है क्या इसमें? इतना में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्या भाई कि एक हम वेव रे लाए मिरर पर, इंसिडेंट रे पर एक वेव फ्रंट बनाए, नाम रखे क्या ए बी। ये लाइट रे यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड पॉइंट पर भी हमने एक वेव फ्रंट बनाया जिसका नाम क्या रखा सी डी। वेव फ्रंट के लिए हमारे पास एक ही रूल है क्या कि वेव फ्रंट लाइट रेज के हमेशा कैसा होना चाहिए परपेंडिकुलर होना चाहिए। लाइट रेज में रिफ्लेक्शन में आपने पढ़ा होगा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से पहले जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहता है वो क्या कहता है, कहता है कि लाइट रेज एक मीडियम से आए, दूसरे मीडियम से टकराए और फिर पहले वाले मीडियम में वापस चले जाए। इसका मतलब कि इस सरफेस के ऊपर हम जिस भी मीडियम का बात कर रहे हैं वो सारा मीडियम क्या है सेम है। इस सरफेस के ऊपर एक मीडियम है, लाइट रे एक मीडियम से आया, दूसरे मीडियम सरफेस से टकराया और फिर से पहले ही मीडियम में कहां चला गया वापस चला गया। इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मान लो कि हम मान लेते हैं क्या कि लेट द स्पीड ऑफ लाइट वेव इज v इन द गिवन मीडियम, कि जो मीडियम हमारे पास दिया हुआ है इस मीडियम में मैंने क्या मान लिया कि जो लाइट का स्पीड है वो है कितना v, एंड टाइम टेकन टू
reach it at C from B is T। तो इसको B से C तक आने में जो टाइम लगा वो कितना टाइम लगा? T टाइम लगा। स्पीड है कितना V और टाइम कितना लगा? तो अगर डिस्टेंस का बात करें तो डिस्टेंस क्या लिखते हो? स्पीड इंटू कितना? भाई साहब स्पीड है कितने का, टाइम है कितने का, कितना हो जाएगा? मतलब B से C तक ये आया है कितने स्पीड से? V स्पीड से, और इसको टाइम कितना लगा है? तो इस कहानी में जो ये चीज डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो कितने का? VT का। अच्छा एक बात बताओ, ये लाइट यहां से यहां तक आया, जब तक ये लाइट B पर आया तब तक ये कहां पर पहुंचा? A पर पहुंचा। और A पर से जब तक में ये लाइट यहां B से C पर पहुंचा होगा उतना ही देर में ये A से कहां तक पहुंचा है? मीडियम भी सेम है, स्पीड सेम रहेगा, टाइम भी कितना लगेगा? इसका मतलब A से लेकर के D तक जाने में भी जो इसके द्वारा ट्रैवल डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? VT होगा। तो यहां से हमको निकल के ये बात आया क्या कि जो आपका BC है और जो आपका AD है ये दोनों का दोनों किसके बराबर में निकल के आया? VT के बराबर में। बात समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत है इसमें क्या? इतना में अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो यहां हम लोग इस बात को मेंशन कर लेंगे कि जितना देर में B से C आया और जितना देर में A से D आया ये दोनों टाइम क्या होगा? सेम होगा। तो यहां पर लिखेंगे क्या कि द टाइम टेकन बाय वेव फॉर B to C and A to D, B to C and A to D इज कैसा रहेगा? सेम रहेगा। इस चीज को तुम ऐसे भी देख सकते हो क्या? ऐसे सोचो कि ये कोई सा वेव फ्रंट है, ये क्या चीज है? वेव फ्रंट। इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट कैसा बिहेव करेगा? फोर्स के जैसा। टी टाइम में ये जितना डिस्टेंस चलेगा टी टाइम में ये भी उतना ही डिस्टेंस चलेगा। और यहां पर अगर हम वेव फ्रंट का बात करें तो अगला वेव फ्रंट कैसा बने? ये भी डिस्टेंस कितना, ये भी डिस्टेंस कितना, अगर स्पीड है v और टाइम लगा कितना, तो यहां से इस रे को यहां तक जाने में जितना टाइम लगेगा उतना इसको यहां तक आने में लगेगा। क्यों? कि मीडियम ना बदला है ना ही स्पीड बदला है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर हम लोगों ने क्या देखा कि द टाइम टेकन बाय वेव फॉर B to C एंड A to D इज सेम। और दूसरी बात क्या कि सिंस द मीडियम इज सेम, सिंस द मीडियम इज सेम, तो स्पीड ऑफ वेव, तो स्पीड ऑफ वेव ये भी क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ वेव भी कैसा हो जाएगा? सेम। अब स्पीड भी सेम है और टाइम भी क्या है? सेम। मैं जितना स्पीड से चल रहा हूं उतनी स्पीड से तुम भी चल रहे हो, मैं भी 5 घंटा चला तुम भी 5 घंटे चले, तो दोनों के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो क्या होगा? सेम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि दैट इज जो हमारा डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कौन सा है? तो BC ये किसके बराबर में हो जाएगा? AD। और ये दोनों किसके बराबर में? AT के बराबर में। कोई आपत्ति है क्या इसमें? इतना में अगर कोई आपत्ति नहीं है तो आइए जरा सा हम लोग देखें किस चीज को, इंसिडेंस एंगल को। एंगल ऑफ इंसिडेंस तुम किसे बोलते हो? एंगल ऑफ इंसिडेंस किसे बोलते हो? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। इंसिडेंट रे तो ये वाली है, यहां नॉर्मल नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं? एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। नॉर्मल क्या होता है? हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये देखो, ये जो पूरी एंगल है तुम्हारी, ये वेव फ्रंट और इंसिडेंट रे के बीच की एंगल कितनी? 90 डिग्री की। इसमें से एक एंगल कितना हो गया? एंगल आई। तो ये जो बचा हुआ एंगल रहा, इस बचे हुए एंगल को कितना बोलोगे? 90 माइनस आई। कोई आपत्ति है क्या? कोई आपत्ति नहीं। अच्छा ये चीज देखो कि जो तुम्हारा नॉर्मल है ये सरफेस से हमेशा कैसा रहेगा?
परपेंडिकुलर रहेगा। नॉर्मल सरफेस से कैसा रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा। इसमें से एक एंगल हो गया 90 माइनस आई, तो जो बाकी एंगल बच गया ये वाला, ये कितने का बचेगा? बात समझ में आया कि नहीं? ये कितने का बचेगा? क्योंकि आई प्लस 90 माइनस आई कितने के बराबर में? 90 के बराबर में। क्लियर है बात? यहां पर देखो कि ये है इंसिडेंट वेव फ्रंट और ये है क्या? सरफेस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो रे ऑप्टिक्स में जो आपने इंसिडेंस एंगल का फॉर्मूला पढ़ा था क्या, कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है, वेव ऑप्टिक्स में आप इसी को बोल सकते हो क्या, कि इंसिडेंट वेव फ्रंट और सरफेस के बीच के एंगल को ही क्या कहते हैं? इंसिडेंस एंगल कहते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर बात करें किस चीज का? इंसिडेंस एंगल का, तो आप एक लाइन में यह बात बोल सकते हो क्या, कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, जिसे हम लोग एंगल आई बोलते हैं, ये किसके बराबर में होगा? तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड द किसके बीच में? सरफेस के बीच का एंगल ही क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत यहां पर नहीं होना चाहिए। मैं क्या बोला भाई? ये इंसिडेंट रे, यहां पर डाले हम लोग क्या? नॉर्मल। यहां पर क्या डाले हम लोग? ये ब्लू वाला ये चीज क्या है? नॉर्मल है। नॉर्मल हमेशा सरफेस पर कैसा होता है? परपेंडिकुलर। और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल क्या होता है? एंगल वेव फ्रंट से परपेंडिकुलर है रे, एक एंगल हो गया आई, तो जो बचा हुआ रह गया वो कितना? 90 माइनस, और सरफेस के परपेंडिकुलर है नॉर्मल, इस दोनों को मिलाकर क्या है? 90 डिग्री। तो एक हो गया 90 माइनस आई, तो दूसरा कितना हो जाएगा? क्लियर है बात? ये आई क्या है? तो इंसिडेंट वेव फ्रंट और सरफेस के बीच का एंगल है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। कोई दिक्कत है क्या? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे बात करें। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे अगर आप बात करिएगा तो आप क्या पढ़े हुए हैं, कि रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के जो बीच का एंगल होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल आर बोलते हैं। ये देखिए, ये है इंसिडेंट रे, यहां से ये क्या कर गया? रिफ्लेक्ट, तो ये क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड रे। यहां पर नॉर्मल, इस दोनों के बीच का एंगल कितना? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट से ये कितना डिग्री पर है? 90 डिग्री पर, जिसमें से एक एंगल कितने के बराबर में हो गया? आर, तो ये दूसरा कितना हो जाएगा? 90 माइनस कितना? और ये नॉर्मल जो है ये सरफेस से कैसा है? ये नॉर्मल जो है ये सरफेस से कैसा है भाई? ये नॉर्मल जो है ये सरफेस से कैसा है? परपेंडिकुलर। तो इस पूरे 90 डिग्री में से एक एंगल हो गया 90 माइनस आर, तो जो दूसरा बच गया ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस आर प्लस आर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। बात समझ में आया कि नहीं? क्या बोले कि रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के बीच का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, वेव फ्रंट से ये 90 डिग्री पर, तो एक आर तो दूसरा 90 माइनस, नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब दोनों का पूरा एंगल कितने का? इसमें से एक हो गया 90 माइनस आर, तो दूसरा कितने का हो जाएगा? कोई दिक्कत है क्या? इतना में कोई दिक्कत? आपको दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक एबीसी और एक एडीसी। इस दोनों ट्रायंगल को हम लोग क्या करते हैं? अब बाहर निकाल लेते हैं। डायग्राम का काम यहां पर हो गया। डायग्राम क्या किए? दो पैरेलल रे लाए, रिफ्लेक्ट करवा दिए। इंसिडेंट पॉइंट पे इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, दोनों का अलग अलग नाम रख लिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 माइनस आई एंगल आई, इंसिडेंट वेव फ्रंट सरफेस के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंट, और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट और सरफेस के बीच का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई दिक्कत है क्या? तो अगर कोई आदमी आपसे यहां पर पूछे कि भाई जो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या लिखोगे? तो हम सीधे सीधे बात बोल देंगे क्या, कि ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा हमारा, ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा हमारा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल आर बोलेंगे। ये एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एंड द सरफेस, यही हो जाएगा क्या? एंगल आर हो जाएगा।
हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। और इस पूरी कहानी के लिए देखो इस ट्रायंगल एडीसी को बाहर करते हैं। ट्रायंगल एडीसी कैसा है इसको जरा सा देखो कि जो हमारा ट्रायंगल है एडीसी ये कैसा है, कुछ इस तरह से, यहां से कुछ इस तरह से और यहां से कुछ इस तरह से। और ऐसा ही हमारा एक ट्रायंगल और है, ऐसा ही हमारा एक ट्रायंगल और है। इसका नाम क्या रखें, इस ट्रायंगल का नाम क्या रखें, यहां था ए, यहां ऊपर में 90 डिग्री वाला कौन सा था, डी, और यहां पर था कौन सा, सी। ये 90 डिग्री है, डी पर कितने का, राइट एंगल का। ध्यान से देखो कि ये अगर राइट एंगल होगा तो ये भी कितने का होगा, डी पर कितने का है, राइट एंगल का। और इस एडीसी में जो सी पर बना हुआ एंगल है वो कितने का है, आर का। तो सी पर बना हुआ जो ये एंगल होगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, आर मानेंगे। इसमें मेरे ख्याल से आपको किसी तरह की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये डिस्टेंस एडी जो है आपका, ध्यान दीजिएगा कि ये डिस्टेंस ए से लेकर के डी तक वीटी के बराबर में है। ए से लेकर के जो डी तक का डिस्टेंस है ये किसके बराबर में है, वीटी के बराबर में है। इतना बात आपको पता होगा। कोई दिक्कत है, नहीं कोई दिक्कत है। अगला ट्रायंगल आप देखिए, अगला ट्रायंगल हमको दिख रहा है सी डी ए। ये सी डी ए का काम हो गया। अगला ट्रायंगल हमको दिख रहा है ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल अगर हम लोग बनाएंगे, ए बी सी जो ट्रायंगल आपका है ये ट्रायंगल है कुछ इस तरह से, ये ट्रायंगल है कुछ इस तरह से, और ये ट्रायंगल है कुछ इस तरह से। इसमें अगर हम लोग इसका नाम लिखना चाहें तो ए राइट एंगल वाला बी और एक सी। ये पॉइंट है क्या आपका ए, ये है राइट एंगल वाला बी, और ये है क्या, बी पर आपका कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। और ध्यान से देखिएगा तो ये बी से लेकर के सी तक का जो डिस्टेंस है ये भी कितने के बराबर में है, वीटी के बराबर में है। तो भाई बी से लेकर के सी तक का जो ये डिस्टेंस होगा किसके बराबर में, वीटी के बराबर में। अब देखना कि अगर तुम इतना काम सीख गए तो तुम्हारा प्रूफ हो गया। एसी एसी दोनों के लिए कॉमन है, एसी दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। और एसी ध्यान से देखो तो दोनों में राइट एंगल के सामने का साइड है। तो दोनों ट्रायंगल में देखो कि दोनों ट्रायंगल में हम क्या देख रहे हैं, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। एसी इक्वल टू क्या देख रहे हैं, एसी ये चीज जो है हमारा ये क्या है, कॉमन हाइपोटेन्यूज है। किस किस में, तो इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी में कॉमन हाइपोटेन्यूज है। और एक साइड हमको दिख रहा है एडी जो कि दिख रहा है किसके बराबर में, क्योंकि ये दोनों किसके बराबर में है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, कॉमन साइड। अब देखो कि ये 90 डिग्री का मतलब क्या, राइट एंगल, 90 डिग्री का मतलब क्या, हाइपोटेन्यूज और साइड। तुम 9th क्लास में एक कन्ग्रुएंसी का कैरेक्टेरिया पढ़े हुए होगे, आरएचएस कन्ग्रुएंसी कैरेक्टेरिया। क्या कि किसी भी दो ट्रायंगल का अगर एक एंगल राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज दोनों का बराबर है, और कोई एक साइड दोनों का अगर कॉमन हो गया तो बाय आर एच एस कन्ग्रुएंसी, आर एच एस कन्ग्रुएंसी जो है सो आपका क्या हो जाएगा, तो ये जो ट्रायंगल है आपका एडीसी, ये ट्रायंगल एडीसी ये कन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, तो ट्रायंगल एबीसी के। नहीं, इसको लिखो एबीसी ही लिखो, चलो कोई बात नहीं, दोनों क्या हो जाएगा, कन्ग्रुएंट। अच्छा यहां देख लो कि इसमें एबीसी वाले में एंगल ए जो है इसी को हम लोगों ने क्या बोला है, एंगल आई बोला है। ध्यान देना, बीटी के सामने का एंगल आर और यहां बीटी के सामने का एंगल। तो कन्ग्रुएंट ट्रायंगल में तुम एक और चीज पढ़े हुए होगे कि बाय सी पी सी टी, क्या होता है भाई सीपीसीटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, कि नहीं। तो इक्वल साइड के सामने का एंगल भी क्या होगा, बीटी के सामने का एंगल आर और बीटी के सामने का एंगल, तो हम लोग क्या बोल देंगे कि जो एंगल आई हो जाएगा वो किसके बराबर में हो जाएगा। यही चीज हम लोगों को क्या करना था, प्रूफ करना था। हो गया प्रूफ, किसके द्वारा, हाइगेंस प्रिंसिपल के द्वारा।
आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस जो जो एजम्पशन छापा गया है छाप देना है। याद बस इतना रखना, इंसिडेंट रे आया इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड रे गया रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, एंगल इंसिडेंस हुआ ये, तो ये 90 माइनस आई, तो ये कितना हो जाएगा, क्लियर है। रिफ्लेक्टेड एंगल आर, ये 90 माइनस आर, तो ये कितना हो जाएगा। दो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, एडीसी दिख रहा है और एबी, दोनों ट्रायंगल को क्या किए, बाहर कर लिए, दोनों को कन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए, किस चीज से, आरएचएस कन्ग्रुएंसी से। आरएचएस कन्ग्रुएंसी से दोनों कन्ग्रुएंट हो गया, तो सीपीसीटी से एंगल आई बराबर क्या हो गया, एंगल बहुत आता है जी, सब एग्जाम में ये पूछा जाता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन या लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को हाइगेन्स प्रिंसिपल से कैसे प्रूफ करेंगे, ये 5 नंबर में। समझ में आ रहा है बात समझ में आ रहा है कि नहीं, इसीलिए इसको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो देखो इसी तरीके से अगर तुम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझ गए तो तुम तुरंत लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी कर दोगे। समझ में आ रहा है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या पढ़े कि लाइट रे एक मीडियम से आएगा और दूसरे मीडियम में एंटर करेगा, तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाता है। इतना बात जानते हो कि नहीं जानते हो, और इतना बात जानते हो तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी तुमको याद होगा कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है कि साइन आई बाय साइन आर जो होता है, प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बाय किसके द्वारा, तो हाइगेन्स प्रिंसिपल के द्वारा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं कि हाइगेन्स प्रिंसिपल के द्वारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को आप कैसे प्रूफ करेंगे। इसमें भी दो लॉज है, दो लॉज है क्या, तो पहला लॉज है क्या, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, और दूसरा इसमें भी है क्या, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों किसमें होता है। अच्छा यहां पर ये बात तो हो गई कि आई बराबर आर, दूसरा लॉ प्रूफ नहीं हुआ अभी, तो दूसरा लॉ को तुम देखो कैसे प्रूफ किया जाएगा। स्टेटमेंट है उसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है। ये चीज तुम देखो जरा सा, ये जो सरफेस है बोर्ड के परपेंडिकुलर है, इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी बोर्ड के, और रिफ्लेक्टेड रे बोर्ड के। अच्छा किसी भी चीज को अगर 2 बार परपेंडिकुलर किए तो वो फिर उसी प्लेन में आ जाएगा। देखो ये मेरा हाथ बोर्ड के परपेंडिकुलर 90 डिग्री से घुमाए, कहां आ गया, बोर्ड के सर प्लेन में आ गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो किसी भी चीज को एक बार 90 डिग्री और फिर दोबारा 90 डिग्री अगर किए उस पर, तो ये किस में आ जाएगा, उसी प्लेन में आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। जैसे देखो मेरा हाथ बोर्ड के परपेंडिकुलर और ये मेरे हाथ के परपेंडिकुलर, तो ये किस में है, दोनों सेम है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ये चीज आपको सीखना है। तो आप देखिए कि जो आपका सरफेस है, जो आपका सरफेस है, जो आपका सरफेस है, सरफेस जिसका नाम आप रखेंगे क्या, एसी। सरफेस कौन सा है भाई, सरफेस कौन सा है भाई, एसी। इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट सी डी, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, ये दोनों क्या है, तो परपेंडिकुलर है किसके, प्लेन ऑफ पेपर के। इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट जिसका नाम है क्या, ए बी, एंड रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, एंड रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट जिसका नाम है क्या, सी डी, आर इन द प्लेन ऑफ, मेरा तो बोर्ड है, तुम लोगों के लिए क्या लिख दे रहे हैं, प्लेन ऑफ पेपर, ठीक ना। आर इन द प्लेन ऑफ पेपर में आर, आर परपेंडिकुलर टू, आर कैसा, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। कैसे, सरफेस है ऐसे, इंसिडेंट वेव फ्रंट था कैसे, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट था कैसे, क्या बोर्ड के परपेंडिकुलर। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अच्छा अब देखो कि पहले सरफेस का बात किए हैं, तो सरफेस के परपेंडिकुलर है कौन, नॉर्मल। नॉर्मल क्या है, सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो पहला पॉइंट, पहला पॉइंट आएगा क्या कि नॉर्मल जो आपका है इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, इसके एसी के, सरफेस बोर्ड के परपेंडिकुलर और नॉर्मल इस सरफेस के परपेंडिकुलर, किसमें आ गया, ये बोर्ड में आ गया। क्लियर है बात। दूसरा बात, दूसरा बात देखिए, तो जो आपका इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट से कैसा है,
परपेंडिकुलर है। तो जो आपका इंसिडेंट रे है, ये जो आपका इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे ये क्या है, इज परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट वेव फ्रंट, जिसका नाम हम लोगों ने क्या रखा है, ए बी। तो देखो, तो ये है ऐसे परपेंडिकुलर इंसिडेंट वेव फ्रंट, और इंसिडेंट रे इसके परपेंडिकुलर। तो ये किस में आ गया, मतलब इंसिडेंट रे भी बोर्ड में आ गया और नॉर्मल भी किस में आ गया, बोर्ड में आ गया। जो आपका तीसरा बात है, तीसरा बात है क्या, रिफ्लेक्टेड रे परपेंडिकुलर है किसके, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट सीडी के। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्या लिखेंगे कि जो आपका रिफ्लेक्टेड रे है, जो आपका रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे क्या है, इज परपेंडिकुलर टू किसके, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट के, और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर है सीडी के। देखो, सरफेस बोर्ड के परपेंडिकुलर और नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर। नॉर्मल किस में आ गया, बोर्ड में आ गया। ये है सरफेस और इसके परपेंडिकुलर है नॉर्मल, तो नॉर्मल किस में गया, बोर्ड में। ये है तुम्हारा इंसिडेंट वेव फ्रंट जो बोर्ड के परपेंडिकुलर है, और इंसिडेंट रे इसके परपेंडिकुलर है, तो ये किस में आ गया, बोर्ड में आ गया। इंसिडेंट रे भी किस में आ गया, और ये था तुम्हारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, और रिफ्लेक्टेड रे है इसके परपेंडिकुलर, ये भी किस में चला गया, बोर्ड में चला गया। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों किस में चला गया, बोर्ड में चला गया। मतलब तीनों लाइज इन क्या, सेम प्लेन, किस में, बोर्ड में। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज जो तुम्हारा इंसिडेंट रे है ऐसे ही लिख दोगे, दैट इज जो तुम्हारा इंसिडेंट रे है, जो तुम्हारा नॉर्मल है, और एंड जो तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे है, जो तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे तीनों का तीनों क्या करेगा, लाइज करेगा किसमें, तो लाइज इन सेम प्लेन में। बात समझ में आया कि नहीं आया, बात समझ में आया कि नहीं। अब चलिए, अब हम लोग चलते हैं कहां, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पे। 5 मिनट ध्यान दीजिएगा, तुरंत लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्लियर। ये मान लो कि एक कोई सा सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर है मीडियम 1, और इसके नीचे जो है ये है क्या, मीडियम 2। इस मीडियम 1 में लाइट का स्पीड मान लेते हैं कितना, v1, और इसमें जो लाइट का स्पीड मान लेते हैं क्या, अगर v1 ज्यादा है और v2 कम है, तो जिस मीडियम में लाइट का स्पीड ज्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं, रेयर मीडियम, और जिसमें कम होता है उसको क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम। कोई आपत्ति है क्या? इसमें क्या होगा कि कोई लाइट रे आपका आएगा, जैसे आ रहा था इस तरीके से आया लाइट रे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इस तरीके से आया लाइट रे, और इधर से भी एक लाइट रे आएगा, और ये लाइट रे जो आपका आया है ये कैसा रेज है, तो ये है कैसा रेज, इंसिडेंट रेज। इस रेज को हम लोग क्या बोलेंगे, इस रेज को हम लोग क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रेज बोलेंगे। अब हम चाहते हैं क्या, मेरा मन करता है क्या, कि मेरा मन कर रहा है क्या कि हम यहां पर एक हर हमेशा की तरह एक क्या करें कि इंसिडेंट वेव फ्रंट बनाएं। हम क्या करें, एक इंसिडेंट वेव फ्रंट बनाएं। तो वेव फ्रंट बनाने के लिए तो भाई सिंपल सा तरीका मैंने तेरे को सिखाया कि क्या, कि लाइट रेज के हमेशा कैसा हो, परपेंडिकुलर हो। ये है इंसिडेंट रे, ये है इंसिडेंट रे, और इसका नाम हम लोग रख लेते हैं क्या, इसका नाम रख लेते हैं क्या, ए, और इसका नाम रख लेते हैं क्या, बी। और ये जो आपका ए बी है, इस ए बी के बारे में सीधे सीधे क्या जानते हैं कि ये आपका क्या चीज है, इंसिडेंट वेव फ्रंट। कोई आपत्ति क्या, नहीं कोई आपत्ति। चलो अब देखो कि ये लाइट रे इस सरफेस पर जब तक आया है तब तक ये पॉइंट बी पर ही है। आप समझ में आ रहे हैं ना? सरफेस पर आने के बाद ये लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में आएगा। तो रेयरर से डेंसर मीडियम में जब भी लाइट का रे आता है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये चीज मैंने आपको बखूबी रे ऑप्टिक्स में पढ़ाया होगा कि ये सीधे जिस रास्ते से जा रही थी अब ये उस रास्ते से नहीं जाएगी, ये क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। अच्छा ये देखना कि ये जिस मीडियम में बी से लेकर के चला यहां तक का डिस्टेंस, ये कितने स्पीड से, कौन से मीडियम में चला, मीडियम 1 में कि मीडियम 2 में? मीडियम 1 में लाइट का स्पीड है कितना,
और मान लो कि यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगा वो t, तो ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, आप समझ में आ रहा है कि नहीं। और ये लाइट रे यहां के बाद मीडियम 1 में चला कि मीडियम 2 में चला, मीडियम 2 में चला। मीडियम 2 में स्पीड कितना, v2। इसका मतलब कि इस लाइट रे को जितना दूर ये पहले चला है उससे कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्योंकि स्पीड क्या हो गई, स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। और ये कितना दूर चलेगा इसमें, v2 t डिस्टेंस। इसी को क्या करो, इससे तुम क्या करो, एक वेव फ्रंट बना लो। ये बन गया क्या तुम्हारा, ये बन गया क्या तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे का वेव फ्रंट। और इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, और इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, इसे ही हम लोग बोलेंगे क्या कि ये जो बन के आ गया, ये आ गया हमारा क्या, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ये रिफ्लेक्टेड रे जा रही थी ऐसे, और यहां पर मैंने रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बना लिया कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से बन गया। इसका नाम हम लोग रख लेंगे कुछ भी, इसका नाम रख लेंगे कुछ भी सी, और इसका नाम कुछ भी रख लेंगे क्या, बात समझ में आ रही कि नहीं। अब की बार ये दोनों डिस्टेंस बराबर नहीं है, क्योंकि मीडियम में स्पीड यहां है v1, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, और उतना ही देर में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, v2t। और यहां जो वेव फ्रंट बनेगा इसे क्या बोलेंगे हम लोग, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। इसका मतलब कि जो आपका CD है, ये CD कैसा है, ये CD कैसा है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। क्लियर है बात है। अब जरा सा एंगल हो जाए, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये यहां से है 90 डिग्री पर वेव फ्रंट, तो एक आई तो दूसरा कितना 90 माइनस, और सरफेस के भी ये क्या है, तो ये पूरा यहां से यहां तक देखो ये है 90 डिग्री, और इसमें से एक है 90 माइनस आई, तो ये दूसरा कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत क्या, पिछले जैसे ये सेम टू सेम हो गया। अच्छा, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये सरफेस है पूरा कितने का, 90 डिग्री का, तो एक हो गया r, तो ये कितना हो गया 90 माइनस, ये वेव फ्रंट है, तो ये भी कैसा बनेगा सरफेस के, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, परपेंडिकुलर हमेशा रेज के। इस ट्रायंगल में देखो कि एक एंगल है 90 माइनस r, एक एंगल है 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, एक 90 माइनस r, दूसरा 90, तो तीसरा कितना, यहां पर देखो कि ये भी है कितना डिग्री, 90 डिग्री, ये भी है कितना 90 डिग्री। क्यों कि किसी भी ट्रायंगल में जो रेज होगा वो हमेशा वेव फ्रंट के कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये ए यहां पर अंदर अच्छा नहीं लग रहा है, भीड़ लगा रहा है, इस ए को क्या करो, बाहर कर दो, कोई आपत्ति है क्या। अभी आपको दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक ट्रायंगल ABD, एक ट्रायंगल कैसा दिख रहा है, ABD। चलिए ट्रायंगल बनाते हैं। ये रहा आपका ट्रायंगल AB और D, ये रहा ट्रायंगल हमारा कौन सा, AB और D, जिसमें B पर बना हुआ है क्या, और एंगल A जो है ये किसके बराबर में, I के बराबर में। ये था A, ये था कितना B, और ये था कितना, कोई दिक्कत है क्या। इसमें देखो कि थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, और राइट एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। ध्यान देना कि जो BD है, जो BD है वो कितने के बराबर में, V1 T के बराबर में। जो BD है ये है कितने के बराबर में, V1 T के बराबर में। यहां से ये बताओ कि अगर हम लिखना चाहें साइन I बराबर, तो क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज है कितना, AD। तो दिक्कत है क्या, साइन I बराबर अगर हम लिखना चाहें तो परपेंडिकुलर किसके बराबर में है, और ये कितने के बराबर में, इसको मान लो क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा ये AD है ना, ये है कितना AD, इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नीचे वाला ट्रायंगल देखो, ये है क्या, ACD। नीचे वाला ट्रायंगल है क्या तुम्हारा, ACD, ACD कुछ इस तरह से। ये है हमारा A, ये है, ये C और ये D, ऐसा ना, देख लो एक बार, ACD, ठीक ना, ACD। C पर क्या बना है, यहां पर क्या है, R, ठीक ना। और A से लेकर के C तक का जो डिस्टेंस है ये है कितना, थीटा। अगर R को मानेंगे तो इसके सामने वाला यही क्या हो जाएगा,
और राइट एंगल के सामने वाला क्या, अगर हम इसमें साइन आर लिखना चाहें तो परपेंडिकुलर जो कि है AC बाय हाइपोटेन्यूज जो कि है कितना, AC है किसके बराबर में, V2, और AD किसके बराबर में, AD के ही बराबर में। तो यहां से साइन R इक्वल टू जो हम लोगों ने देखा वो कितना देखा, V2T बाई कितना, AD। इसी को मानेंगे क्या, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब कुछ नहीं करना है, दोनों को डिवाइड कर दो। अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे किसको, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन किसको, 2 को। इक्वेशन 1 है क्या भाई, इक्वेशन 1 है क्या, साइन आई, और इक्वेशन 2 में इधर क्या आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा, V1T बाई कितना, और इसमें कितना आ जाएगा, V2T बाई कितना। जरा सा ध्यान से देखना भाई कि यहां AD से AD क्या होगा, कितना बचेगा, साइन आई बाय साइन आर। एक चीज और कैंसिल होगा, कितना बचेगा, V1 बाय कितना, V2। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 ये भी क्या, ये दोनों क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। ये प्रूफ हो गया या नहीं। आपको जरूर याद होगा, अगर रे ऑप्टिक्स में आपने पढ़ा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग लिखते थे क्या, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू V1 बाय V2 इक्वल टू μ2 बाय μ1। अभी बोले होंगे आपको जरूर कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होगा, बताया था कि नहीं। और इसी को हम लोग क्या लिखते थे, μ2 1। और यही है क्या, यही चीज है क्या, यही चीज है कि आपका स्नेल्स लॉ। ये प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो गया, इससे प्रूफ हो गया। पहला लॉ बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कि साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। यही तो है स्नेल्स लॉ। इससे प्रूफ हो गया ये हाइगेन्स प्रिंसिपल से। बस ध्यान क्या रखे कि मीडियम बदलेगा तो स्पीड भी बदल जाए। टी टाइम में ये B से D तक आएगा तो ये A से C तक ही जाएगा। BD हो जाएगा V1T के बराबर में, और AC हो जाएगा V2T के बराबर में, क्योंकि यहां स्पीड है V2 और यहां स्पीड क्या, यहां नॉर्मल ड्रॉ किया यहां पे नहीं, देखो ये है इंसिडेंट रे और ये है क्या, रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक ना। तो नॉर्मल तो दोनों मीडियम के लिए सेम ही है, परपेंडिकुलर जाएगा तो परपेंडिकुलर ही पास कर जाता है, ठीक ना। मीडियम दोनों के लिए अलग अलग है लेकिन नॉर्मल दोनों के लिए सेम है। इंसिडेंट रे इसको सीधे जाना चाहिए था लेकिन ये झुक गया, इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। और इसी केस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। आप समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन है क्या। दोनों ट्रायंगल को बाहर निकाले, एक में साइन आई निकाले, एक में साइन आर निकाले, दोनों को डिवाइड कर दिए, स्नेल्स लॉ प्रूफ। क्लियर है बात। अब ध्यान देना फिर से क्या, इस सेकेंड लॉ के लिए फिर वही कैसेट बजाना है क्या, कि जो तुम्हारा सरफेस है, जो तुम्हारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है, जो तुम्हारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, ये सारे के सारे कैसे हैं, आर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। प्लेन ऑफ पेपर के ये सब क्या है, परपेंडिकुलर। कहोगे कैसे, तो जरा सा देखो, सरफेस जो है वो है आपका क्या, AD। सरफेस है क्या आपका AD, उसका नाम क्या रख लेंगे, AD। इंसिडेंट वेव फ्रंट का नाम है क्या, AB, और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट का नाम है क्या, CD। आप देखिए जरा सा ध्यान से, ये तीनों के तीनों बोर्ड के परपेंडिकुलर, AD बोर्ड के परपेंडिकुलर, BA बोर्ड के, और CD भी कैसे, बोर्ड के परपेंडिकुलर। अब जरा सा ध्यान देना, इंसिडेंट रे जो है परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट वेव फ्रंट AB। तो जो आपका यहां से लिखेंगे पहला पॉइंट, कि जो आपका इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे इज परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट AB के ये परपेंडिकुलर है। ध्यान देना, AB था बोर्ड के परपेंडिकुलर और इंसिडेंट रे इसके परपेंडिकुलर। तो फिर से ये कहां आ गया,
बोर्ड में आ गया। चलो दूसरा पॉइंट देखते हैं कि जो नॉर्मल है, जो हमारा नॉर्मल है इज परपेंडिकुलर टू किस चीज के है, सरफेस के है। सरफेस का नाम क्या है, सरफेस का नाम क्या है, एडी। सरफेस का नाम है क्या, एडी। तो ध्यान देना, सरफेस बोर्ड के परपेंडिकुलर और नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर। तो फिर से ये कहां चला गया, बात समझ में आया कि नहीं? इंसिडेंट रे भी बोर्ड में और नॉर्मल भी किसमें, बोर्ड में। तीसरा पॉइंट क्या, कि जो आपका रिफ्रैक्टेड रे है, जो आपका रिफ्रैक्टेड रे है ये कैसा है, इज परपेंडिकुलर टू किसके, तो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट सीडी के। तो ध्यान देना, सीडी था ऐसे और रिफ्रैक्टेड रे जो है सो इसके परपेंडिकुलर फिर से ऐसे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे देखो यहां पे डायग्राम में सीडी है ऐसे और रिफ्रैक्टेड रे इसके परपेंडिकुलर। ये कहां चला गया, बोर्ड में। तीनों का तीनों आ गया किसमें, तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे तीनों का तीनों किसमें आ गया, बोर्ड में आ गया। दैट इज सीधे सीधे क्या बोलेंगे कि जो आपका इंसिडेंट रे है, जो आपका नॉर्मल है एंड जो आपका रिफ्रैक्टेड रे है, जो आपका रिफ्रैक्टेड रे है ये तीनों का तीनों किसमें करेगा, तो लाइज इन किसमें, सेम प्लेन में। और इस तरीके से लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का ये दूसरा पॉइंट भी क्या हो गया, प्रूफ। ये दोनों ही प्रूफ एग्जाम्स में खूब पूछे जाते हैं, इसीलिए इस दोनों को थोड़ा ठीक से घर पे जाके तैयारी कर लो, बहुत भारी नहीं है। डायग्राम बनाना सीखें, डायग्राम स्टेट में बनाइएगा सब बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? और कैलकुलेशन बहुत लेंदी नहीं है, आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। समझ में आया होगा, कीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। इस पूरे चैप्टर में कुछ टॉपिक्स को हम लोग पीपीटी से करेंगे जो थ्योरेटिकल आएगा, और जो मैथमेटिक्स